Hello, my dear students. Welcome back to the YouTube channel of Chahal Academy. Today we are going to discuss UPSC Prelims History questions year 2001. 2000 तक हमने लास्ट डिस्कशन में कंप्लीट कर लिया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2001 डिस्कशन. सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1. पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड. तो यहाँ पे पूछ रहा है करेक्टली मैच्ड. अब देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, पेंटेड ग्रेवेयर, ओके, कुशानास, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मुगल्स, अजंता पेंटिंग, मराठास, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग. अभी आप देखो कि हम इससे देखते हैं कि अजंता पेंटिंग के बारे में आपको क्या पता है कि ये वाकाटाक और गुप्ता के पीरियड में स्टार्ट हुआ और इनका टाइम पीरियड क्या था. अगर हम बात करें तो 5th to 6th सेंचुरी AD. ओके फाइन. और मुगल्स कब थे? मुगल्स कभी से थे? मुगल्स थे ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें तो 16th सेंचुरी AD में मुगल्स भारत आए थे. यानी कि ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा. चलो ठीक है. अब देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, पेंटेड ग्रेवेयर, और पूछ रहा है करेक्टली मैच्ड. अब आप देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन में पेंटेड ग्रेवेयर की पॉटरी नहीं थी. जब हमने पढ़ा भी था इसको कि पेंटेड ग्रेवेयर की जो पॉटरी थी वो हमें लेटर टाइम में मिलती है. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं 2900 BC टू 1700 BC. ठीक है. यहाँ पे हमें मेनली जो पॉटरी मिलती है दैट इज रेड एंड ब्लैक वेयर. ठीक है. और पेंटेड ग्रेवेयर की जो हमें पॉटरी है वो हमें मिलती है लेटर वैदिक एज में. तो 1 भी हो जाएगा गलत. अब देखो, कुशानास का है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, बिल्कुल सही. कुशान के कौन से सबसे प्रोमिनेंट रूलर थे जिनके की अंडर में एक बुद्धिस्ट की काउंसिल भी हुई थी? आपको याद होगा, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है ना. कहाँ पे? कश्मीर में. और किंग कौन थे? कनिष्का. तो वहां से गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट कुछ भी नहीं है, बल्कि है कि इधर ग्रीक और मैसिडोनिया का इन्वेजन आपको पता होगा. अलेक्जेंडर है ना, उनका जो इन्वेजन हुआ था, सेल्यूसिड एम्पायर का इन्वेजन हुआ था. तो यहाँ से इंडिया और ग्रीक के फीचर को जब हम मिलाते हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो हमें फीचर देखने को मिलता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, दैट इज नोन एज नथिंग बट द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट. ठीक है. तो कुशान, बिल्कुल सही बात है. कुशान कौन थे? युगजी नाम की सेंट्रल इंडियन ट्राइब थे ये. ठीक है. जो कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे इंडिया के आकर के बसे थे. उसके बाद उन्होंने इंडिया में भी अपनी डायनेस्टी बनाई थी. तो कुशाना किंगडम, कुशाना डायनेस्टी वी नो. सो बी इज द करेक्ट आंसर. अब आप देखो कि करेक्ट आंसर देख लो आप. कुशाना करेक्ट आंसर. ठीक है. डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 1st to 3rd सेंचुरी AD. द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्दर्न इंडिया. दे आर नोन फॉर देयर पेट्रोनेज ऑफ गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट. गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट क्या है? फ्लरिश्ड इन गंधार रीजन. गंधार रीजन कहाँ है? present day Pakistan and Afghanistan during the Kushan period. It combined Indian, Greek and Roman artistic style, producing iconic Buddhist culture and relief. ठीक है. अभी देखो आप, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं और ये 2600 से 1900 अगर आप ऑन एन एवरेज देखो. पेंटेड ग्रेवेयर जो है वो कौन से टाइम का है? दिस इज रिलेटेड टू द लेटर वैदिक एज. ओके. अब देखो, अब यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन की पॉटरी क्या थी? रेड एंड ब्लैक वेयर. ठीक है. अब मुगल्स 16th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी. सो आंसर आपको मिल गया. अजंता पेंटिंग का देख लो कब है? 2nd सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी BC. ठीक है, सॉरी CE AD. राइट. मराठा 18th सेंचुरी. पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग किसके टाइम पे इमर्ज होता है? हम देखते हैं कि जब 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है. और औरंगजेब के टाइम पीरियड में, मतलब शाहजहां के डेथ के बाद ही औरंगजेब ने क्या किया था? अपने कोर्ट से क्या हटा दिया था? पेंटर्स को. ठीक है, पेंटर्स को निकाल दिया था. अब जो पेंटर्स थे वो रीजनल एरियाज में जाकर के बस गए थे. जैसे बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग हमने देखा, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग देखा. उसी तरह से कुछ पेंटर्स जो हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में या उत्तराखंड वाले एरिया में चले गए थे, उधर पे इमर्ज होता है क्या? पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग. और मेनली इसका थीम क्या होता था? राधा और कृष्णा का लव. सो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग अ स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग दैट डेवलप्ड इन द हिली रीजन ऑफ हिमाचल, जम्मू एंड उत्तराखंड, नॉर्दर्न इंडिया. इट इज नॉट एसोसिएटेड विद मराठा, रेदर इट इज एसोसिएटेड विथ मुगल्स. ठीक है.
आगे चलते हैं। होयसाला मॉन्यूमेंट्स आर फाउंड इन, बहुत ही सिंपल है। होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर को अभी क्या मिला है, यूनेस्को के टैंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब भी मिला है। स्पेसिफिकली होयसाला मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो किसके हैं, ये शैव ठीक है, शिवा के टेम्पल के मॉन्यूमेंट्स हैं। और ये कहाँ पे है, हेलिबेड एंड बेलूर। हेलिबेड एंड बेलूर क्या था, ये कैपिटल था किसका, होयसला किंगडम का, जो कि 12th और 13th सेंचुरी एडी में कहाँ पे रूल करती थी, प्रेजेंट डे कर्नाटका रीजन में करती थी। ठीक है, ओके। आप इनके बारे में भी जान लेना कि हम्पी किसके लिए फेमस है, आपको पता होगा, विजयनगर किंगडम। ठीक है, कहा जाता है कि विजयनगर किंगडम वाज फाउंडेड इन द ईयर 1336 ऑन द रूइंस ऑफ द होयसला किंगडम, यानी कि पहले होयसला किंगडम आई थी, उसके बाद कौन आई थी, विजयनगर आई थी। और इससे आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में रिसेंट में क्वेश्चन पूछा भी है, तो ये टाइम पीरियड याद रखना। मैसूर आपको पता है कहाँ है, बैंगलोर का है। श्रीरंगी कहाँ है, आप ये पता कर लो। और धारवाड़ की तरह, ये मध्य प्रदेश में है। श्रीरंगी जो है वो कहाँ पे है, श्रीरंगपट्टनम, आपको पता होगा किधर है, कर्नाटका वाले एरिया में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब देखो आप, हेलिबेड नोन फॉर होयलेश्वरा टेम्पल, मास्टरपीस ऑफ होयसला आर्किटेक्चर विथ इंट्रिकेट कार्विंग। बेलूर कहाँ पे है, यहाँ पे क्या जाना जाता है, चिन्ना केसवा टेम्पल, अनदर स्टनिंग एग्जाम्पल ऑफ होयसला आर्किटेक्चर। ठीक है, हम्पी क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कर्नाटका में, किसके लिए, विजयनगर के लिए। अब तो ये भी बन चुका है क्या, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, कर्नाटका में ही, क्योंकि हम्पी भी कर्नाटका में है, होयसला भी कर्नाटका में है। मैंने आपको बताया कि होयसला के बाद कौन सी आई है डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर आई है, राइट। अब देखते हैं हॉस्पिट एक टाउन है हम्पी के पास, इसको स्टार मार्क कर लो और याद कर लो। हॉस्पिट हो सकता है आगे आने वाले प्रीलिम्स में पूछ ले। दैट सर्व्स एज ए गेट फॉर द टूरिस्ट विजिटिंग द हम्पी रूइंस। इट ऑल्सो हैज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बट इज नॉट एसोसिएटेड विथ होयसला मॉन्यूमेंट्स। मैसूर आपको पता है, सिटी नोन फॉर रॉयल हेरिटेज इंक्लूडिंग मैसूर पैलेस, बैंगलोर कैपिटल ऑफ कर्नाटका। श्रीरंगी पिलग्रिमेज साइट फॉर श्रीरंगी शारदा पीठम, कहाँ पे है ये श्रीरंगी शारदा पीठम, इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिटी इन हिंदुइज्म। इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, आपको बताया है मैंने, कहाँ है, धारवाड़, नोन फॉर इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, अब चलते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लिंगराजा टेम्पल लोकेटेड। आपको पता है कि ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पे, भुवनेश्वर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा ए, लिंगराज टेम्पल। एक चीज याद रखना, अगर कभी क्रोनोलॉजी में आ जाए तो, कि 11th सेंचुरी एडी मतलब रिसेंटली बना है। और ये मैं आपको पीवाईक्यू में अभी डिस्कशन में आपको आएगा कि लिंगराज टेम्पल का क्रोनोलॉजी दिया था कि आप इसको अरेंज करो, तो याद रखना ये लेटेस्ट ही बना है, मतलब ये 11th सेंचुरी से पुराने भी टेम्पल्स हैं इंडिया में, तो लिंगराज टेम्पल लेटेस्ट बना है। ठीक है, 11th सेंचुरी एडी में। और कौन सी डायनेस्टी ने बनाया था इसको, गंगा डायनेस्टी, जो कि उस टाइम पे भुवनेश्वर वाले एरिया में क्या कर रही थी, रूल कर रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको पता है कि भुवनेश्वर जो है कहाँ है, उड़ीसा में है ना। बीजापुर, गोलकंडा, अहमदनगर, एक मिनट, बीजापुर, गोलकंडा, अहमदनगर, ये सब क्या थी, ये सब डेक्कन सल्तनत का पार्ट था। कोलकाता आपको पता है वेस्ट बंगाल, सरवनबेलागोला कहाँ, कर्नाटका, है ना। वहां पे बाहुबली की स्टैचू मिली थी, जो कि फर्स्ट जो जैन तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभ देव, बाहुबली बेसिकली उनके बेटे थे। ठीक है, ऑल ऑफ दीज यू नो। बीजापुर को याद रखना, इसको स्टार मार्क करना। ये एक रिनाउंड मॉन्यूमेंट है फ्रॉम आदिल शाही डायनेस्टी, है ना। इसमें गोल गुम्बद इंक्लूड होता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। ये हमने देखा था कि गोल गुम्बद इज द लार्जेस्ट डोम स्ट्रक्चर। ये यूपीएससी पीवाईक्यू आई थिंक 1993 में हमने डिस्कस कर रखा है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन उसी तरीके से, और कहाँ से देंगे क्वेश्चन, है ना। कोलकाता तो आपको पता है कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, सरवनबेलागोला जाइल पिलग्रिमेज साइट है कर्नाटका में। फेमस फॉर द मोनोलिथिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉर्ड गोमतेश्वरा, जिसको बाहुबली भी कहते हैं, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्टैचू इन द वर्ल्ड। मैच द फॉलोइंग में देखना, नामदेव, कबीर, रैदास और सेन। अब आपको पता है कि कबीर जो थे वो कौन थे, एक जुलाहे थे, है ना। कबीर एक जुलाहे थे, तो हम इसको कर देते हैं क्या, वीवर। अब 2 का बी आपको पता है, अब आप देख लो 2 का बी कहाँ कहाँ है। चलो 1 और डी को हटा देते हैं हम। ठीक है, अब हम देखते हैं नामदेव के बारे में।
तो नामदेव जो थे वो क्या थे? नामदेव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमने ये बात करी भी थी कि वो कपड़ा सिलते थे। तो नामदेव वॉज अ टेलर। तो 1 का सी। अब 1 का सी तो भाई इन दोनों में ही है। अब चलो, अब नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। रायदास, रविदास या रैदास, इन दोनों को ही, इनको यही बुलाते थे, रविदास या रैदास। तो वो क्या थे? तो वो क्या थे? वो बाल दाढ़ी बनाते थे, यानी वो बाबर थे। यानी 3 का ए हो जाएगा। 3 का ए, हाँ, तो यहाँ आ रहा है, यानी 4 का डी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसका हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो सेन क्या थे? तो सेन जो थे ही वॉज अ कॉबलर। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बेसिकली ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, मिस्टेकन। रैदास जो थे ही वॉज अ बेसिकली अ कॉबलर एंड सेन वॉज अ बार्बर, है ना। सॉरी, हमने पीवाईक्यू में भी एक बार पीछे भी डिस्कस किया है। तो बेसिकली ए का हो जाएगा आपका नामदेव का, कि नामदेव वॉज अ टेलर। ए का सी, यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बिकॉज सेन वॉज नॉट अ कॉबलर, ही वॉज अ बार्बर। कुछ इसका न्यूमोनिक्स भी था जो हमने याद किया था क्लासरूम में, अभी मुझे ध्यान उसका आ नहीं रहा है बेसिकली। तो नामदेव वॉज क्या? ही वॉज अ टेलर। ओके। उसी तरह से कबीर क्या थे? कबीर वॉज अ वीवर। ओके। रैदास क्या थे? तो रैदास वॉज अ कॉबलर एंड सेन वॉज अ बार्बर। और ये सारे क्या थे? तो ये सारे भक्ति सेंट थे। ठीक है, भक्ति सेंट थे। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। नामदेव वॉज अ टेलर, सेंट हु प्रोफेस टेलरिंग, कबीर वीवर, रैदास कॉबलर। और हाँ, एक किताब है ना आरसी दत्त, तो इसी से हमने याद किया था कि आरसी मतलब रैदास वॉज अ कॉबलर। इस तरह से हमने याद किया था। ठीक है, SBI बैंक का याद किया था, यानी सेन क्या थे? तो सेन थे बार्बर, है ना। अब कबीर का तो जुलाहे, हिंदी में इसको क्या कहते थे? आपको याद होगा कि आपने अगर हिंदी की बुक पढ़ी होगी तो कबीर पे पहले हमारे पास दोहे वगैरह हिंदी की बुक में भी पढ़ना था कि वो जुलाहे थे। एंड नामदेव वॉज अ टेलर। ठीक है, अब चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? दीवाने बंदगान, बंदगान का मतलब होता है स्लेव, एंड इट वॉज फिरोज शाह तुगलक हु केप्ट मोर देन 1.5 लाख ऑफ स्लेव्स। ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक को स्लेव का इतना ज़्यादा शौक था कि उन्होंने एक स्लेव का सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने बंदगान NCERT में हमने पढ़ा भी है, तो ये तो बिल्कुल ही सही है। दूसरा, दीवाने मुश्तक राज बलबन नहीं। मुश्तक राज का मतलब क्या है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मुश्तक राज का होता है रेवेन्यू कलेक्शन। So basically एक separate department for revenue collection was established during the time of अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे स्टैब्लिश हुआ था, यानी कि नॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बलबन। तो ये हो जाएगा गलत। दीवाने कोही नॉट खिलजी, बट कोह जो थी वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थी, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर में दुआब बढ़ाने के लिए, दुआब में एग्रीकल्चर का टैक्स बढ़ाने के लिए, आपको याद होगा कि हमने ये डिस्कस किया था कि ये मोहम्मद बिन तुगलक का एक्सपेरिमेंट था। ये हमने 1999 या 2000 के PYQ में किया था, जो कि फेल हो गया था। तो उसी के लिए टैक्सेशन, टकावी लोन्स, मतलब लोन्स देने के लिए फॉर द एग्रीकल्चर, प्लस टैक्स बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे दीवाने को एक सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टैब्लिश की गई थी। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, यानी नॉट बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो ये भी गलत हो जाएगा। दीवाने अरीज नॉट मोहम्मद बिन तुगलक, बिकॉज अरीज का मतलब होता है मिलिट्री एंड टू फाइट अगेंस्ट द राइजिंग थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन। किसने किया था? इल्तुतमिश के बाद बलबन ने इस दीवाने अरीज का सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था, यानी इसका डी भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, विच इज दीवाने बंदगान तुगलक। ये बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स was called बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? नो डाउट बट सूरत। ठीक है, सूरत को कहते थे क्योंकि हाई ट्रेड, ठीक है, कनेक्टिविटी, सूरत से ज़्यादातर ट्रेड होती थी, इसको बाबुल मक्का कहते थे। तो मुगल पीरियड के टाइम पे, और आपको पता होगा कि मुगल के टाइम पे कैप्टन विलियम हॉकिंस
कहाँ आए थे 1609 में? मुगल राजा औरंगजेब के पास, सॉरी मुगल राजा जहांगीर के पास हेक्टर शिप से किसके पास कहाँ आए थे? परमिशन लेने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री बनाने के लिए। और 1611 में सूरत ही वो जगह थी जहाँ पे ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री बनी थी, राइट। इसीलिए सूरत के पोर्ट को बाबुल मक्का कहते थे। देखते हैं मुगल पीरियड में पोर्ट ऑफ सूरत वाज नोन एज बाबुल मक्का और गेट ऑफ मक्का ड्यू टू सिग्निफिकेंट रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड पिलग्रिमेज। सूरत लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट है ना, वाज अ मेजर हब फॉर मैरीटाइम commerce renowned for its textile industry and strategic locations. City attracted merchants and traders globally and became a vital center for economic and cultural exchange. अब देखते हैं हम लोग, it facilitated what travel arrangement for devotee pilgrim from Indian subcontinent to. अब चलते हैं the Mongols under Genghis Khan. Genghis Khan invaded India during the reign of इल्तुतमिश ने तो मना कर दिया था। इल्तुतमिश ने तो आपको पता होगा कि कुबाचा जो नॉर्थ वेस्ट का किंग था उसको पनाह देने से मना कर दी थी इल्तुतमिश ने, इसीलिए इल्तुतमिश कुड सेव द कंट्री फ्रॉम इन्वेजन ऑफ मंगोल। तो ये तो बात गलत है कि चंगेज खान ने यहाँ पे इंडिया में इन्वेड वो नहीं किया था। किसके टाइम पे? इल्तुतमिश के टाइम पे। और उसके अलावा हम देखते हैं द मंगोल अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अब देखो बलबन के टाइम पे नहीं, बलबन के टाइम पे तो चंगेज खान जो थे वो इन्वेड नहीं किए थे। इसका मतलब फिरोज तुगलक वो तो बहुत बाद में आया था। इसका तो और बलबन का चंगेज खान का टाइम पीरियड भी मैच नहीं करता था और मोहम्मद बिन तुगलक भी बाद में आया था। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि मंगोल अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया। अब इन्वेडेड इंडिया अगर बोल रहे हैं, इल्तुतमिश ने बचा तो दिया था मंगोल इन्वेजन से किसको? देश को। लेकिन जब चंगेज खान ने जब इन्वेड किया था तो उस समय इंडिया के राजा कौन थे? इल्तुतमिश थे। यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट अमंग दिस, ऑल्दो ही डिड नॉट इन्वेड इंडिया, बट कुबाचा के पीछा करते करते उसका वो इंडिया आ रहे थे। लेकिन पनाह उस समय इल्तुतमिश जो राजा थे उन्होंने पनाह नहीं दी दिल्ली सल्तनत के राजा इल्तुतमिश ने, तो कुबाचा को रिफ्यूजी देने से उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से कि इन्होंने इंडिया को चंगेज खान के इन्वेजन से बचा लिया। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि इंडिया की बॉर्डर जो है वो क्या है? इंडिया की बॉर्डर डिफाइंड है प्रॉपरली। उस टाइम पे ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था उसको हम इस क्वेश्चन के हिसाब से इंडिया ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो चंगेज खान इंडिया एंटर नहीं किए थे इल्तुतमिश के टाइम पे, बट इनका जो इन्वेजन था इन सब में सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सो द आंसर वुड बी सी, क्योंकि चंगेज खान का इन्वेजन इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कुछ कुबाचा को ढूंढते ढूंढते और कुबाचा का पीछा करते करते इंडिया के साइड हुआ था। और उस समय राजा कौन थे इंडिया के? इल्तुतमिश, जो कि कौन सी डायनेस्टी के थे? स्लेव डायनेस्टी के थे। ठीक है, अब चलते देखो 1111 से 1236 ये इल्तुतमिश का टाइम पीरियड था एज अ सुल्तान ऑफ दिल्ली। और इसी टाइम पे चंगेज खान ने फोर्सेस को इंडिया में इन्वेड किया था 1221 में। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन रिपेलिंग द मंगोल इन्वेजन एंड कंसोलिडेटिंग द सल्तनत, क्योंकि इन्होंने कुबाचा को पनाह देने से मना कर दिया था। सो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन इनकी मंगोल के साथ नहीं हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शेडेड एरिया इन द बिलो मैप शोज द एम्पायर ऑफ। अब ये जो पूरा एरिया है आपको समझ आ रहा है कि क्योंकि ये गोलकंडा और बीजापुर को भी इसने कब्जे में कर लिया है, इसका मतलब नो डाउट बट ये एरिया किसको दिखाने की कोशिश कर रहा है? शाहजहां को। क्योंकि जो डेक्कन कैंपेन है, डेक्कन कैंपेन और खास करके काबुल, डेक्कन कैंपेन स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर और इट गॉट मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। और डेक्कन अल्सर के चलते एग्जॉस्ट हो गया कौन? औरंगजेब, क्योंकि इसने भी कंटिन्यू किया था डेक्कन कैंपेन। अकबर के टाइम पे जहाँ एक गोलकोंडा हुआ था कैप्चर, वहीं पे शाहजहां के टाइम पे बीजापुर भी हो चुका था। और शाहजहां डेक्कन कैंपेन प्लस एक और चीज करते थे, वो क्या थे? बल्ख प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान, काबुल। तो बल्क कैंपेन, तो इधर देखो काबुल भी शेडेड है, इसका मतलब ये किसका टाइम पीरियड बता रहा है? ये शाहजहां का टाइम पीरियड बता रहा है, राइट। चलो करेक्ट आंसर इज शाहजहां। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप डिटेल्स 8 के पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन। असर्शन द बैटल ऑफ खनवा
ठीक है, was certainly more decisive and significant than first battle of पानीपत। ये इब्राहिम लोदी प्लस किसके बीच में, बाबर, फर्स्ट बैटल का 1526 में, जिसके बाद मुगल डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में होता है। खनवा बैटल जो था वो किसके बीच में हुआ है, यस वो हुआ है राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 में हुआ है बैटल ऑफ खनवा, और वो ज्यादा डिसाइसिव था। ठीक है, रीजन क्यों, राणा सांगा राजपूत हीरो वो सर्टेनली अ मोर फॉर्मिडेबल एडवर्सरी देन इब्राहिम लोधी। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में एक चीज बताना चाहूंगी कि बात तो ये भी सही है, बात तो ये भी सही है, बट डिसाइसिव सर्टेनली सिर्फ इस रीजन से नहीं है, यानी कि बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों भाई, डिसाइसिव तो है क्योंकि कहा जाता है कि बैटल ऑफ खनवा जो 1527 में हुआ था उसमें एक नरमुंडों का पहाड़ खड़ा हो गया था। नरमुंडों का पहाड़ मतलब स्कल का पहाड़, इतने ज्यादा लोगों को मैसेकर करा था किन्होंने, बाबर ने, कि एक नरमुंडों का पहाड़ खड़ा हो गया था। बैटल सॉ डिसाइसिवली डिफीटिंग Battle saw Babur decisively defeating Rana Sangha and his confederacy of Rajput chiefs, effectively eliminating a major threat to his rule and ensuring stability of his newly established empire. It marked the consolidation of Mughal authority after the initial entry into the India. Initial entry कब थी, इब्राहिम लोधी के टाइम पे थी। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है कि ये डिसाइसिव था, लेकिन रीजन जो है वो क्या कहता है, राणा सांगा वॉज अ प्रोमिनेंट एंड पावरफुल राजपूत किंग हु कमांडेड अ ग्रैंड अलायंस ऑफ राजपूत क्लैंस, यानी कि सिग्निफिकेंट चैलेंज तो उन्होंने दिया था राजा को, लेकिन ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है किस चीज का, डिसाइसिवनेस का। बैटल ऑफ खनवा सिग्निफिकेंस इज ड्यू टू इट्स स्ट्रैटेजिक आउटकम पहला, एंड द स्टेबिलिटी इट ब्रॉट टू मुगल रूल, नॉट जस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द एडवर्सरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ तो था एडवर्सरी में, इसीलिए मैंने बोला आपको कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन ये नहीं था कि डिसाइसिव सिर्फ एडवर्सरी की वजह से नहीं था, बल्कि इसके बाद जैसे कि हम देखते हैं ना कि बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी 1757, बक्सर 1764, तो 64 में ज़्यादा बेटर स्टेबलाइज हो गया, बिहार बंगाल उड़ीसा को कैप्चर करके इंडिया, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, राइट। उसी तरह से बैटल ऑफ प्लासी में जो है वो स्टार्टिंग थी। इसी तरह से अगर हम इसको सिमिलरली अगर यहाँ पे ऐड करें तो 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल रूल तो आ गई, बट मोर फर्मली स्टैब्लिश कैसे हुई, जब एक बहुत ही फॉर्मिडेबल आर्मी राणा सांगा को इसने हराने में ये सक्सेसफुल रही, राइट। तो अपनी इसने एक तरह से जीत हासिल करके एक मैसेज दे दिया था कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राज करेंगे, और लोगों ने भी उनकी सुजरैनिटी एज अ न्यू मुगल सुल्तान एक्सेप्ट करा था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 किनके टाइम पे था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। इनका टाइम पीरियड क्या था, 1785 to 93। ठीक है, द जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टास टू द फ्रेमर्स विच वर नॉट इशूड मेनी जमींदार्स। द रीजन वर, जमींदार को बोला गया था कि आप पट्टा करोगे फार्मर्स को इशू, जो कि बहुत सारे जमींदार को विच वेर नॉट इशूड बाई मेनी ऑफ द जमींदार। जमींदार को बोला गया था कि आप पट्टा इशू करोगे फार्मर्स को, लेकिन बहुत सारे जमींदार ने नहीं किया था पट्टा इशू। तो उसके पीछे की आखिर क्या वजह थी, तो आपको अगर बता दे तो क्योंकि जमींदार जो थे इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिस्टेकनली जमींदार्स को क्या मान लिया था, ओनर्स ऑफ द लैंड, ओनर्स ऑफ द लैंड। ठीक है, और अब इनकी पूरी तरीके से पूरी पावर इनको दे दी थी रेवेन्यू कलेक्शन का कि 1/11 ऑफ द प्रोड्यूस आपको देना है, बाकी अपने पास रखना है। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा लॉस में फार्मर्स जा रहे थे, और किसी तरह का एक ऑफिशियल चेक, अगर हम बोलेंगे कि कोई भी ऑफिशियल चेक जमींदार पे था ही नहीं, ऑफिशियल चेक नहीं था जमींदार पे किसी भी तरीके से। ठीक है, इसी वजह से क्या होता था कि जमींदार अपनी मनमानी करते थे, कुछ पट्टा इशू करते थे, कुछ पट्टा नहीं करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अमंग द जमींदार्स।
ठीक है, सो इसका बी हो जाएगा। जमींदार वे ट्रस्टेड बाय द फार्मर्स, नहीं। इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नहीं। द फार्मर्स, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी, कंसिडरिंग देम एज द ओनर ऑफ द लैंड अंडर द परमानेंट सेटलमेंट। फार्मर्स वे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग पट्टा, दे वर इंटरेस्टेड बट दे वर नॉट गेटिंग, क्योंकि कोई ऑफिशियल चेक नहीं था, मनमानी जमींदार की चल जाती थी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स स्टैब्लिश्ड द एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइंस। फॉरेन कंट्री में मॉडर्न लाइन पे तो आपको पता होगा कि नन अदर देन टीपू सुल्तान, क्योंकि ये क्या करते थे, इन्होंने फ्रेंच की ट्री को भी प्लांट किया था, ये जैकोबिन क्लब के मेंबर भी थे और इनकी फ्रेंच के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। आपको पता होगा फ्रांस रेवोल्यूशन 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, और ये इसको अदियर भी करते थे। टीपू सुल्तान की डेथ ही होती है 1799 में, 10 साल के बाद, यानी कि टीपू सुल्तान was the person who established embassy in foreign countries on the model line। So 11th का आंसर क्या हो जाएगा, 11th का आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं हम आगे। अब आप इसके बाकी ऑप्शन देख लेना, हैदर अली के बारे में देख लेना, ठीक है, ओके। उसके बाद मीर कासिम 60 to 64, शाह आलम 2। अब देखते हैं हम अ लंदन ब्रांच ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है, स्टैब्लिश्ड इन 1908 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ, प्रेसिडेंसी किसकी थी, लंदन ब्रांच ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आगा खान, क्योंकि आगा खान ने ही 1906 में इंडिया में भी ढाका से कुछ मेंबर्स के साथ क्या बनाया था, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया था। तो इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसको याद रखना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1908 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ आगा खान। Aga Khan played a crucial role in political and social mobilization of Muslim in British India, ठीक है। अब देखो स्टैब्लिशमेंट ऑफ द लंदन ब्रांच क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये एक्सपैंड किया था रीच ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इंडिया के बॉर्डर्स के बियॉन्ड भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर प्रपोज टू अडॉप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस एट द गोल ऑफ द कांग्रेस इन अहमदाबाद सेशन। अहमदाबाद सेशन हुआ था 1920 में, और कौन थे जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब किसकी बात की थी, पूर्ण स्वराज की, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ऐसा कुछ किसने किया था, ये पूर्ण स्वराज की जो बात की गई थी और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो बात की गई थी, आपको पता होगा कि ये बात की गई थी किसके द्वारा, हसरत मोहानी के द्वारा, हसरत मोहानी। इसको स्टार मार्क कर लो, आप जो एनसीईआरटी पढ़ते हो या फिर आप जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे उसमें डायरेक्ट ये लाइन रहती है कि पहला लीडर जिन्होंने की कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रपोजल दिया था कि कांग्रेस का गोल होना चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, ही वाज नन अदर देन हसरत मोहानी। अब देख लो कि ही वाज अ बेसिकली अ फ्रीडम फाइटर, अ पॉलिटिशियन एंड अ पोएट, ठीक है। इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज कांग्रेस का गोल, इसके पहले क्या था, इसके पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था, इसके पहले था लाइक डोमिनियन स्टेटस या फिर ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंदर में हम रूल करेंगे, है ना, अ लिटिल ऑफ इंडिपेंडेंस। बाद में इनके अंडर गोल कांग्रेस का बताया गया कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज चाहिए। 1920 में इन्होंने एडवोकेट किया था कंप्लीट फ्रीडम। जवाहरलाल नेहरू की इंडियन थे जिन्होंने इस आइडिया को हसरत मोहानी के एक्सेप्ट किया था, एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसके बाद देखो अब्दुल कलाम आजाद एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के। करमचंद गांधी वाज आल्सो न इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड आफ्टर, दो थे भैया, एक हंटर इंक्वायरी कमीशन था और एक हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन था। हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन जो था वो था आपका 1883 में, जिसने कि चार्ल्स वुड डिस्पैच को रिव्यू किया था। बट यहाँ पे जो ऑप्शन है उस हिसाब से आपको समझ आ रहा है ये हंटर इंक्वायरी कमीशन की रॉलेट एक्ट के बाद जालियनवाला मैसेकर में जो भी रॉन्ग डूइंग हुई थी उस पर इंक्वायरी करने की, यानी कि जालियनवाला बाग मैसेकर दैट हैपेंड इन द ईयर 13th April 1919। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम लोग, इसका आप डिटेल खुद से पढ़ लेना। उसके बाद हम देखते हैं जनरल ओडायर ने इस पे फायर भी किया था 30 अप्रैल को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939। यानी कि 1939 वही टाइम पीरियड था जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था और फाइनली फॉरवर्ड
फॉरवर्ड ब्लॉक की फॉर्मेशन की थी एंड द एम वाज टू गेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो अब देखते हैं हम इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। और इस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के कौन थे? दैट वाज नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस थे एंड ही बेसिकली ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस वाज बेसिकली फॉर्म्ड, ठीक है, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड द मेन एजेंडा ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाज to restructure the ties, to structuralize and restructure the ties between the Indian states and princely states। ठीक है, princely states, कि princely states और इंडियन स्टेट्स नहीं बोलूंगी मैं, आईएनसी बोलूंगी, कि आईएनसी और प्रिंसली स्टेट के बीच में जो है वो टाइज सुधरे, ताकि ये दोनों मिल के फिर ब्रिटिश के सामने अपनी नेगोशिएशन रख। कैसे प्रिंसली स्टेट जनरली किसका साथ दे देती थी? ब्रिटिशर्स का, क्योंकि उनको रूल करने के लिए मिलता था। तो टाइज अच्छे करने के लिए आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड प्रिंसली स्टेट के बीच में जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में बनी थी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। स्टार मार्क कर लो इसको, 1939 याद रखना। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्य समाज वाज फाउंडेड इन 1835। नहीं भाई, आर्य समाज कब? 1875 अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने बोला था गो बैक टू वेदास। ठीक है, तो यानी 1 तो गलत है, यहाँ भी गलत है भैया, 1 तो अब है ही नहीं गई। लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास इन सपोर्ट ऑफ इट्स सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। तो बेसिकली जो 2 पॉइंट है आपका, ये बिल्कुल ही सही है, लाला लाजपत राय ने अपोज किया था। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज कैंपेन फॉर वुमेन एजुकेशन, बिल्कुल सही। तभी टॉन्ट में, सटायर में कहा भी जाता है कि केशव चंद्र सेन वुमेन एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश करने की बात करते थे, लेकिन इन्होंने खुद ही कूच बिहार के राजा के साथ अपनी 10 साल की बेटी की शादी करवा दी थी, यानी कि चाइल्ड मैरिज करवाई थी, बट इन्होंने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की थी। तो 3 इज ऑल्सो करेक्ट। विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू वर्क अमंग द रिफ्यूजीज। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये है आपका गलत। ठीक है, यानी 2 and 3 कहाँ है आपका? बी है, सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आप देखो 1875 में बना था। ठीक है, लाला लाजपत राय प्रोमिनेंट लीडर थे जो आर्य समाज एंड सपोर्टेड इट्स अपील टू अथॉरिटी ऑफ वेदास। ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया था अथॉरिटी ऑफ वेदास को। केशव चंद्र सेन के अंडर में ब्रह्मो समाज डिड इंडीड कैंपेन फॉर वुमेन एजुकेशन, ट्रू। विनोबा भावे नहीं, सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण। इसको प्लीज इसको स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है ये सर्वोदय समाज। ठीक है, सबका उदय, सर्वोदय मतलब सबका उदय। ओके, और बाकी ऑप्शन हमें पता है। लाला लाजपत राय प्रोमिनेंट लीडर थे आर्य समाज के, जिन्होंने सपोर्ट की थी अपील को अथॉरिटी ऑफ वेदास। आर्य समाज का पता है आपको, सर्वोदय समाज और केशव चंद्र सेन का पता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश? सो ही वाज नन अदर देन क्या? विलियम जोन्स। तो आपको पता है 1784 में इन्होंने क्या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टैब्लिश की थी। तभी तो लोग, ब्रिटिशर्स भी, स्कॉलर्स आकर के इंडियन की भगवत गीता और लिटरेचर को पढ़ने लगे थे। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फर्स्ट ट्रांसलेट किया था भगवत गीता को इंग्लिश में आफ्टर स्टैब्लिशमेंट ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो इस पे स्टार मार्क करो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। ओके, अब आप देखो लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चित्तगढ़ आर्मरी रेड? अब आपको पता है कि हमने 1993 टू 2000 तक का क्वेश्चन जो डिस्कस किया है उसमें ये 2 से 3 बार आ चुका है। ठीक है, तो ये कोई नहीं है, ये सूर्य सेन है। और चित्तगढ़ आर्मरी रेड हुई कब थी? 1930 में हुई थी। और इसमें लास्ट ईयर यानी 2000 में एक क्वेश्चन पूछा था कि चित्तगढ़ आर्मरी रेड से कौन एसोसिएटेड है, तो इट वाज नन अदर देन कल्पना दत्त, राइट। सो कल्पना दत्त फीमेल में, सूर्य सेन ये लोग कौन थे? इससे एसोसिएटेड है। बटुकेश्वर दत्त का आपको पता होगा 1929 में उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब गिराया था। बटुकेश्वर दत्त प्लस भगत सिंह, है ना। चलो, सो आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा। लक्ष्मी सहगल कौन थी? फ्रीडम फाइटर, ऑफिसर ऑफ आईएनए। इनके नाम से एक बटालियन भी बनी थी बाद में, रानी झांसी बटालियन। आप चलते हैं बटुकेश्वर दत्त, रोल क्या थे? फ्रीडम फाइटर, नोन फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग। सेन गुप्ता कौन थे? जेम्स सेन, फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिकल लीडर्स। सिग्निफिकेंस, प्रोमिनेंट लीडर इन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इन्वॉल्व्ड इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, एडवोकेट ऑफ सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। सो आई होप आपको ये वाला डिस्कशन समझ आया होगा। अब जो हम स्टार्ट करेंगे ये 2002 और उसके बाद का करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टडी वेल एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।